नमस्कार, मैं हूँ विशेषता शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी का तीसरा एपिसोड। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स को डिकोड किया था, लेकिन आज का जो ये एपिसोड है ये थोड़ा सा अलग और बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। पिछले एक हफ्ते में ग्लोबल और नेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सीधे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जीएस पेपर 2 जो होता है और जीएस पेपर 3 के सिलेबस को हिट करती हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपको सिर्फ न्यूज की जो हेडलाइन है वो नहीं पढ़नी है, बल्कि ये समझना है कि कोई पॉलिसी जो है वो कैसे बन रही है, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है, उसमें क्या तकनीकी पेच है, और मेंस के पेपर में आपको कौन से सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं। आपकी तैयारी का समय बहुत कीमती है, इसीलिए हम बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स और एनालिसिस पर बात करेंगे। अब जल्दी से अपना पेन और नोटपैड जो है उसे तैयार रखिए। आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, आप सबसे पहले इसे देखें, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी ग्लोबल थीम रही है डी-डॉलराइजेशन। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है दुनिया भर के व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने की कोशिश। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से डॉलर के खिलाफ ये बगावत क्यों शुरू हो गई? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका द्वारा डॉलर का वेपनाइजेशन करना, यानी कि डॉलर को एक हथियार की तरह उपयोग में लेकर आना या इस्तेमाल करना। याद कीजिए, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब पश्चिमी देशों ने रूस के कई बड़े बैंकों को, जैसे कि स्बरबैंक, वीटीबी को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था। अब यहाँ मेंस की परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट जो है वो हमें समझना है। क्या है ये? स्विफ्ट कोई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंकों को आपस में सुरक्षित भेजने के काम आता है। अमेरिका के इस कदम ने ग्लोबल साउथ के देशों को डरा दिया है, और इसी वजह से भारत और यूएई जैसे देश जो हैं वो अब लोकल करेंसी, यानी कि अपने यहाँ की जो स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, और वो है वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट का। सुनने में ये शायद थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन समझने में यकीन मानिए बहुत आसान है। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें हम मिरर अकाउंट्स भी कहते हैं। सारा फर्क जो है वो सिर्फ बैंक के नजरिए का है कि बैंक उन्हें कैसे देखता है। वोस्ट्रो का मतलब होता है आपका पैसा हमारे पास। उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं, जब रूस का गज़प्रोम बैंक भारत के एसबीआई में रुपए में अपना खाता खोलता है तो भारत के लिए वो अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट है। और ठीक इससे उलट अगर हम कर दें, जब एसबीआई अपना खाता किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खोलता है तब उस अकाउंट को क्या कहेंगे? उस अकाउंट को कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, यानी हमारा पैसा आपके पास। लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही आरबीआई ने स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स यानी कि एसआरवीए का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है। लेकिन अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो एक बैलेंसिंग फैक्ट जो है वो जरूर डालें कि आईएमएफ के डेटा के मुताबिक आज भी ग्लोबल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी जो है वो लगभग 58% है। यानी डी-डॉलराइजेशन अभी भी सिर्फ एक ट्रेंड है, ये पूरी तरह से सच्चाई में नहीं बदल पाया है। अब आखिर में बात करते हैं लोकल करेंसी में ट्रेड करने के सामने आने वाले 3 सबसे बड़े चैलेंजेस की। क्या है ये चैलेंज? पहला चैलेंज है ट्रेड डेफिसिट। हम रूस से सामान तो बहुत सारा खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें बेच कम रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि उनके वोस्ट्रो अकाउंट्स में रुपयों का ढेर लग गया है, जिनका इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरा चैलेंज है करेंसी वोलेटिलिटी। डॉलर के मुकाबले रुपया या रूबल जो है वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिससे व्यापार का जो रिस्क है, ट्रेड का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो चैलेंज है वो है सेकेंडरी सेक्शंस का डर। पश्चिमी देशों द्वारा हमारी भारतीय कंपनियों पर भी बैन लगाए जाने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं आईएमएफ का भविष्य और जियोपॉलिटिक्स की इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरी बड़ी खबर की। वो खबर है आईएमएफ यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 नई दिल्ली समिट 2023 में जब इसके एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे तो इसे चीन के BRI का सबसे बड़ा जवाब माना गया था। प्रीलिम्स के लिए इसके जो सिग्नेचरीज हैं
उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हैं वो सिग्नेचरीज? वो हैं भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन। ये कॉरिडोर मुंबई पोर्ट से शुरू होकर यूरोप तक जाएगा। लेकिन मेंस के नजरिए से इसके सामने 3 बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। क्या हैं वो चैलेंजेस? पहला चैलेंज है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का। जब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले जो है वो जारी रहेंगे, तब तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें पैसा तो नहीं लगाएंगे, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा इशू है फंडिंग का इशू। चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के लिए सीधा सरकारी पैसा देता है, लेकिन आईमेक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरा चैलेंज है मिसिंग लिंक्स। सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच जो रेलवे ट्रैक का हिस्सा है उसके बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है। साथ ही यूपीएससी के नजरिए से इसमें फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन भी शामिल है, जैसे डिजिटल केबल हो गया और हाइड्रोजन पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाना, जो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिटी यानी 16वां फाइनेंस कमीशन और सेस सरचार्ज की। अब हम जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल कर आते हैं और देश के अंदर नेशनल पॉलिटी में इस हफ्ते होने वाली सबसे बड़ी डिबेट यानी 16वें फाइनेंस कमीशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि केंद्र सरकार के टैक्स पूल में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, उनकी कितनी भागीदारी होगी। मेंस के पेपर में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के चैलेंजेस में आपको एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहिए, और वो है सेस और सरचार्ज। ऑन पेपर वर्टिकल डिवोल्यूशन में राज्यों को टैक्स पूल का लगभग 41% मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार है वो सेस और सरचार्ज जो लगाती है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता। इसीलिए राज्यों का इफेक्टिव शेयर जो है वो काफी कम होकर लगभग 32-33% के आसपास ही रह जाता है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन यानी कि राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर साउथ के राज्यों की एक बहुत बड़ी शिकायत है। 15वें फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले में सबसे बड़ा वेटेज इनकम डिस्टेंस का था, जो कितना था 45%, और 2011 की जनसंख्या का वेटेज 15% था। साउथ का ऐसा तर्क है कि दशकों से जनसंख्या नियंत्रण करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के बावजूद इनके पैरामीटर्स के कारण उन्हें पनिश किया जा रहा है, उन्हें सजा मिल रही है। हालांकि आपको अपने आंसर में एक बैलेंसिंग पॉइंट भी ऐड करना है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% वेटेज दिया था, यानी उनके अच्छे काम को पार्शियली रिवॉर्ड भी किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी बनाम RTI एक्ट। पॉलिटी में आज की आखिरी महत्वपूर्ण खबर है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट। नवंबर 2025 में DPDP रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं और अब ये एक्ट पूरी तरह लागू है। लेकिन इसके लागू होते ही RTI और राइट टू प्राइवेसी जो है उसके बीच की डिबेट गर्मा गई है। अगर मेंस में सवाल आता है तो आपको सीधे एक्ट का क्लॉज जो है वो कोट करना है। DPDP एक्ट का सेक्शन 44 क्लॉज 3 RTI एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1J को सीधे अमेंड करता है। पहले सेक्शन 8 क्लॉज 1J में पब्लिक इंटरेस्ट बैलेंसिंग जो है उसका स्पष्ट प्रावधान हुआ करता था, यानी अगर जनहित बहुत ज्यादा बड़ा है तो जानकारी दे दी जाती थी। लेकिन नए जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन अमेंडमेंट ने जानकारी उजागर करने के उस रास्ते को बहुत सीमित, बहुत नैरो, बहुत छोटा कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि अब सरकारी अधिकारी पर्सनल डेटा का ठप्पा लगाकर जानकारी देने से मना भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो बोर्ड इस कानून को देश में लागू करेगा उसके सदस्यों की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार करेगी, जिससे निष्पक्ष फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि आंसर को बैलेंस करने के लिए सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। सरकार का डिफेंस ये है कि RTI एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 2 अभी भी लागू है। इसके तहत अगर जनहित बहुत ज्यादा बड़ा है तो जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। अब बात करते हैं आपके आंसर के कंक्लूजन की। निष्कर्ष लिखते समय आपको पुट्टास्वामी जजमेंट के प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट जो है उसका जिक्र जरूर अपने आंसर में करना है। इस पॉइंट को जरूर ऐड करना है। आपको ये साफ तौर पर बताना होगा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट या असीमित नहीं है
और बिल्कुल नहीं है। ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्राइवेसी को, यानी हमारी निजता जो है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और बड़े जनहित के साथ बिल्कुल सही तरह से बैलेंस करें। और हाँ, आप सबसे एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि हम पुट्टास्वामी जजमेंट के इस प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को और भी एक्सप्लेन करके समझाएं, विस्तार से समझाएं? अगर आप कहेंगे तो हम इस टॉपिक पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बना देंगे। हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात करते हैं हमारे अगले सबसे क्रिटिकल सेक्शन की, इकोनॉमी और जियोग्राफी का इंटरसेक्शन। सबसे पहले महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में इस साल की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो यहीं से आई है। 12 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई सीरीज जो है वो जारी कर दी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 से बदलकर कितना हो गया है, 2024। इसके नए वेट्स हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से लिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें फूड यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उनका वेटेज लगभग 9 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई सीरीज के आने के बाद शुरुआती इन्फ्लेशन प्रिंट्स काफी नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से एग्री इन्फ्लेशन का खतरा जो है वो हमेशा के लिए टल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंस में आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी का ये जो चेन इफेक्ट है वो फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाना होगा। जब भी मौसम में बड़े बदलाव होते हैं यानी कि वेदर एनोमलीज होती हैं, तब क्या होता है, मौसम में बदलाव हुआ, साथ ही साथ इससे हमारी जो खरीफ फसल है उसकी बुवाई क्या होगी, डिले हो जाएगी। जब वो बुवाई डिले होगी तो फसल का उत्पादन गिरने लगेगा। मार्केट में क्या होगा, सप्लाई शॉक आएगा, फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने के डर से रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखता है और रेपो रेट जो है उसको कट नहीं करता है, जिससे मार्केट में लोन जो है वो महंगे मिलने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, घटती जाती है और देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। यहाँ देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और हमने मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और लेबर कोड्स की चर्चा नहीं की, तो समझ लीजिए कि हमारी पूरी बात अभी तक अधूरी और बेकार है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आजकल पूरी दुनिया में चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है। जी हाँ, चाइना +1। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। वो अपना प्रोडक्शन दूसरे देशों में भी शिफ्ट कर रही हैं। और ये नीति है चाइना +1 की। भारत जो है वो इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है और खुद को दुनिया का अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमारे सामने मुख्य रूप से 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। मान लीजिए कि फैक्ट्री में माल बन भी गया, लेकिन उसे बंदरगाह या बाजार तक पहुंचाने का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो ग्लोबल मार्केट में हमारी कीमत कैसे कम होगी? कीमत तो बढ़ ही गई ना। हालांकि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 और पीएम गति शक्ति योजना के लागू होने से भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो काफी इंप्रूव हुई है, बहुत सुधरी है और ये घटकर 8 से 9% के आसपास आ गई है। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों से, डेवलप्ड कंट्रियों से अपनी तुलना करें तो ये कॉस्ट आज भी उनके मुकाबले ज्यादा है। हमें इसे अभी और कम करना होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है लेबर रिफॉर्म्स। मेंस परीक्षा के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा और जरूरी पॉइंट है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 21 नवंबर 2025 से देश में 4 नए लेबर कोड्स जो हैं उन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है और इसी के साथ 29 पुराने केंद्रीय कानूनों को खत्म भी किया गया है। ये कागजों पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर नियमों का फाइनल नोटिफिकेशन और ग्राउंड लेवल पर इसे लागू करने में आने वाली जो दिक्कतें हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन कंप्लायंस है, विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। कानून तो बदल गए, लेकिन सिस्टम को उसे पूरी तरह अपनाने में अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
तीसरा और सबसे अहम चैलेंज जो है वो है हमारे एमएसएमई का संघर्ष। एमएसएमई यानी हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसे छोटे छोटे पार्ट सप्लाई करने वाले ये छोटे छोटे उद्योग मजबूत ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज भी हमारे एमएसएमई सेक्टर को आसानी से क्रेडिट यानी बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा उन पर तमाम तरह के सरकारी जो नियम है और कंप्लायंस जो है उनका इतना भारी बोझ डाल दिया जाता है कि उनका पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने के बजाय लगा रहता है कागजी कार्यवाहियों में और वहीं वो उलझ कर रह जाते हैं। जब तक हम इन 3 मोर्चों को सुधार नहीं करेंगे इन 3 मोर्चों पर, तब तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का जो सपना है वो पूरी तरह से सच तो नहीं हो पाएगा, है ना? अगर आपको दुनियादारी के इस एपिसोड का ये डीप, डिटेल और मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स जो हैं उनके साथ इसे शेयर भी कर दें। अपने रिवीजन पर फोकस रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एपिसोड 4 में कुछ नए और गहरे मुद्दों के सटीक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।